IVF has revolutionized the world of fertility treatments, offering new possibilities to the couples who struggle to conceive naturally. In today's episode, we are diving into the topic that's on the minds of many hopeful parents, and that is in vitro fertilization procedures, success rates, and associated risk. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना एपिसोड मैम के साथ अपने पहले सवाल के साथ। वेलकम मैम, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। मैम, आज हमारे दर्शकों को बताएं कि आईवीएफ प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है? आईवीएफ प्रोसीजर में सबसे पहले अपन डाउन रेगुलेट करते हैं ओवरीज और यूट्रस को हार्मोन्स पिल्स देके या लुप्राइड इंजेक्शन देके। फिर उसके बाद जैसे ही मेंसेस आता है उसके बाद अपन इंजेक्शंस देते हैं, ऊंचे इंजेक्शंस देते हैं, जिससे कि अपन को अच्छे मैच्योर और एक साइज के करीब करीब ग्रोथ वाले एग्स मिले। ये करीब करीब 10-12 दिन तक अपन इंजेक्शंस देते हैं। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप आता है उसमें ट्रिगर में क्या होता है, अपन एक ऐसा एक इंजेक्शन देते हैं जिससे कि जो अंडे मेच्योर हो गए हैं वो फूटने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो और मेच्योर हो जाते हैं और फूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये इंजेक्शन लगने के करीब करीब 36 घंटे बाद अपन पेशेंट को ओटी में लेके छोटी सी एक नीडल के द्वारा पूरे उस साइड्स जितने भी बने हैं, जितने भी अंडे बने हैं, उनको अपन निकाल लेते हैं और लैब में उनको रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हस्बैंड का सीमेन कलेक्शन। सीमेन कलेक्ट करके उसको वॉश करके उसको कंसनट्रेट करके फिर अपन आईवीएफ करते हैं। आईवीएफ में औरत के अंडे और हस्बैंड के स्पर्म्स मिला के अपन प्रेगनेंसी की तैयारी करते हैं। और कुछ एडवांस टेक्निक से जैसे इक्सी वगैरह भी अपन कुछ स्पेसिफिक केसेस में करते हैं, जिसमें कि एक स्पर्म को अपन इंजेक्ट करते हैं, वो भी देख के हेल्दी स्पर्म को अपन उस साइट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। फिर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद फिर अपन चेक करते कितने एम्ब्रियोज बनते हैं। इसके बाद अपन प्रोजेस्टेरॉन चालू कर देते हैं पेशेंट को, ताकि अंदर की परत जो है अच्छे से बढ़ने लगे, अच्छे से मैच्योर हो। और फिर आता है इम्प्लांटेशन। उसके पहले जरूर एम्ब्रियोज जो बने हैं उनको अपन चेक करते हैं कि किस तरीके का है, और अगर पेशेंट को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कुछ है, तो जेनेटिक सैंपलिंग भी किया जाता है, जेनेटिक टेस्टिंग भी किया जाता है एम्ब्रियोज में। जो एम्ब्रियोज सही है उन्हीं को अपन फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में। यूट्रस में ट्रांसफर करने के बाद फिर अपन वही प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट वगैरह उसको अच्छे से दे के, सपोर्टिव ड्रग्स वगैरह दे के, फिर अपन करीब करीब 12 से 14 दिन बाद अपन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं कि प्रेगनेंसी रुका है कि नहीं रुका है। दैट इज द फाइनल प्रोसीजर। तो मैम तकरीबन शुरू से आखिरी तक कितना समय लग जाता हो? ये होल प्रोसेस में आजकल, क्योंकि अपन एक बार एक साइकिल में जो अंडे निकालते हैं उसको फर्टिलाइज करते हैं, जितने एम्ब्रियोज बनते हैं उसको अपन ग्रो करते हैं ब्लास्टोसिस स्टेज तक, और फिर उसको अपन फ्रीज कर देते हैं। अपन उसी साइकिल में ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसीलिए ओवरऑल आप बोल सकते हो करीब करीब ये 3-4 महीने का हो जाता है। कभी कभी ज्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है उससे। जी। तो मैम, जो भी कपल ये आईवीएफ ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है, क्या उनको कोई लाइफस्टाइल चेंजेस या प्रिपरेशंस अंडरगो करने होते हैं? ये जो आईवीएफ है ये काफी स्ट्रेसफुल है। मतलब पेशेंट के लिए कि मेरा होगा नहीं होगा, ऐसा लोगों को ऐसा लगता है शायद ये लास्ट स्टेप है हमारे प्रेगनेंसी के लिए, इसके बाद और कुछ नहीं है। होगा कि नहीं होगा, मैं कभी माँ बनूंगी कि नहीं, स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा होता है ये सब। और ऊपर से फाइनेंशियल भी बर्डन काफी होता है इससे पेशेंट्स को। फिर हेल्थ वाइज भी इंजेक्शंस लगना, डेली हॉस्पिटल जाना, ये सब चीजों के कारण काफी स्ट्रेस पेशेंट्स को होता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस अपन को अगर अपन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें तो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उसके लिए आपको स्ट्रेस कम करने के लिए आपको काउंसलर से मिलना चाहिए। स्ट्रेस कम करने के लिए क्या है, प्रोसीजर को क्लियरली समझना चाहिए। कुछ मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में रहते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, जो थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट्स होती है वही चीजें लोग लेके दिमाग में बैठ जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजें हैं। फिर योगा है जो कि काफी हेल्प करता है। आपका रेगुलर योगा, रेगुलर मेडिटेशन, एक्सरसाइज, उससे आप एक हेल्दी बॉडी मेंटेन कर सकते हो, ताकि आप
हर प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से स्टैंड कर सको। मोरओवर आपको स्मोकिंग, अल्कोहल और कोई भी रिक्रिएशनल ड्रग्स अगर आप लेते हो वो बिल्कुल बंद करना चाहिए। ईटिंग हैबिट्स आपकी हेल्दी होनी चाहिए। मोरओवर आपके जो वेट फैक्टर है, इफ यू आर ओवर वेट तो वेट आपका कम होना चाहिए। अगर आप अंडरवेट हो तो आपका वेट प्रॉपर होना चाहिए। ये सबसे आपके जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो स्ट्रेस है, वो सब बहुत कम हो जाता है और आपको रिकवरी भी आफ्टर आईवीएफ आपके लिए बेटर रहता है। जी मैम, जी मैम, तो सक्सेस रेट कैसा होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट? सक्सेस रेट आईवीएफ में डिपेंड, बहुत कुछ के ऊपर डिपेंड करता है, बट 30 to 40% अपन बोल सकते जी जी। हैं आईवीएफ। तो मैम ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सक्सेस रेट को अफेक्ट करते होंगे? आईवीएफ में जो सक्सेस रेट है डिपेंड सबसे पहले तो डिपेंड करता है ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, हस्बैंड के एज, पेशेंट के एज पे ज्यादा, हस्बैंड के एज, देन ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, कितने सालों से इनको इनफर्टिलिटी है, फिर इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है, कहाँ पर किसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, फीमेल फैक्टर है कि मेल फैक्टर है, अगर फीमेल फैक्टर है तो कौन सा फैक्टर है, ट्यूबल है कि यूट्राइन फैक्टर है कि मल्टीपल फैक्टर्स है ना, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैम, तो रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व होते होंगे आईवीएफ से? आईवीएफ में क्योंकि अपन बहुत ऊंचे इंजेक्शंस देते, एक तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक फैक्टर रहता है, फिर ऊपर से जो अपन इंजेक्शंस वगैरह देते हैं उसकी वजह से इंजेक्शंस के जो साइड इफेक्ट होते हैं जैसे हेडेक, डिजीनेस, इंजेक्शन साइट में पेन होना, थोड़ा बहुत वेट गेन होना, ये सब प्रॉब्लम्स जरूर होते हैं। फिर कभी कभी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जैसे अपन स्टिमुलेट कर रहे हो ओवरीज को, तो कभी कभी ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, स्पेशली इन केसेस ऑफ पीसीओएस, बहुत सारे अंडे एक साथ बन जाते हैं और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। बट आजकल इसका इंसिडेंस बहुत कम हो गया है क्योंकि अपन रेगुलर सोनोग्राफी करके देखते हैं, हार्मोनल टेस्ट करके देखते हैं, और अगर कभी भी अपन को साइंस लगते कि OHSS की तरफ जाती है तो अपन उसका प्रॉपर पहले से अपन उसका ट्रीटमेंट या उसको केयर करते हैं। फिर ड्यूरिंग ये जब अपन पिकअप करते हैं, कई बार पेशेंट को पेट में दर्द, थोड़ी सी ब्लीड होना अंदर, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इवन आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर भी थोड़ा सा क्रैम्पिंग पेन वगैरह लोअर एब्डोमेन में होना, ये सब। जी, तो मैम क्या अभी कोई रीसेंट एडवांसमेंट या इनोवेशंस आए हैं आईवीएफ को लेकर? आईवीएफ में धीरे धीरे कुछ ना कुछ इनोवेशंस तो आ ही रहे। एक तो अपन जो आईवीएफ करते थे सिर्फ स्पर्म और उस साइड को अपन एक ट्रे में रख के उनको फर्टिलाइज करते थे, आजकल इक्सी आ गया है जिसमें कि एक स्पर्म मतलब देख के अपन एक हेल्दी स्पर्म को, बेस्ट स्पर्म को अपन इंजेक्ट करते हैं उस साइड के अंदर। इमसी एक आया है, फिर उसके बाद लेजर हैचिंग है जिसमें कि मतलब एजेड पेशेंट्स में, थोड़ी एल्डरली पेशेंट्स में जिसमें कि इम्प्लांटेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, बच्चा अंदर जाके यूट्रस में कई बार अपन डाल रहे नहीं रुक रहा है, उसमें लेजर हैचिंग करके अपन कर सकते हैं। फिर प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं जिससे कि अपन को पता चले कोई जेनेटिक डिजीज उस एम्ब्रियो में तो नहीं है और जो हेल्दी एम्ब्रियो है उसको अपन इम्प्लांट कर सके। फिर और है रोबोटिक्स का भी इसमें फंक्शन आ रहा है, जैसे इक्सी वगैरह में इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आ रहा है जी। फिर और कुछ और है जो कि नए ड्रग्स आ रहे हैं, है ना, और जैसे फर्टिलाइजेशन, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ आईवीएफ भी बहुत सारे नए नए इवॉल्व हो रहे हैं। मैम, अंत में अगर आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज देना चाहेंगे तो क्या होगा? आईवीएफ एक बहुत बड़ी, बहुत ही डिफिकल्ट एक प्रोसेस नहीं है थोड़ा सा लंबा, बट लोगों को समझना है। बिल्कुल जब करने के पहले आपको पूरा समझ लेना चाहिए कि ये प्रोसीजर है इसका, एंड पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, और डॉक्टर से हमेशा आप कांटेक्ट पे रहेंगे। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट ये जानकारी आपको पहले से होना चाहिए और उस चीज को कैसे टैकल करना है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आपके कॉम्प्लिकेशंस कम रहेंगे। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।